जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको केतु के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातकों के वर्तमान में विवाह के योग हैं, इसके अलावा अगले 18 महीने तक इन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक। इसके अलावा केतु के भावों अनुसार से क्या प्रभाव पड़ता है उसकी भी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको केतु के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है और आपकी आयु 25 वर्ष से कम है या 25 वर्ष है, 27 वर्ष तक है, तो आप अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर 8521835670, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप लव मैरिज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी प्रबल है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको केतु के बारे में बताता हूँ कि केतु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। केतु वर्तमान समय में कन्या राशि में आ चुके हैं और 18 महीने तक केतु एक राशि में गोचर करते हैं। राहु भी इतने समय के लिए ही किसी एक राशि में गोचर करते हैं। तो राहु वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 मई 2025 तक कन्या राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान कन्या राशि में जो केतु का गोचर हुआ तो क्या फलादेश आपको मिलेगा, तो उसकी जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद यह जानकारी ज्ञात करेंगे कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है और इन 6 राशियों में आपकी राशि शामिल है कि नहीं। तो हिंदू शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इससे भविष्य की गणना की जाती है। जातक के भूत, भविष्य, वर्तमान सभी प्रकार की जानकारी 100% सही जो है वह प्राप्त हो जाती है। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सम्राट जो थे, उनके दरबार में कम से कम 4 ज्योतिषाचार्य रहते थे और उन्होंने ही ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से विक्रमादित्य को जो है सम्राट बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा चाणक्य के बारे में भी ज्योतिष ने कहा था कि यह विश्व विजेता व्यक्ति बनेगा और इसी कारण से चाणक्य ने अपने कार्यकाल में यानी कि अपने जीवन समय में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो सम्राट बने उनको जो है राजा बनाया और उनके साम्राज्य का विस्तारीकरण अफगानिस्तान तक था। तो यह जो जानकारी है आपको ज्योतिषाचार्य के लिए बताई गई है। तो इतिहास में इसका साक्ष्य मिलता है कि ज्योतिष शास्त्र का कितना अहम योगदान रहा है किसी भी खास व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को खास बनाने में और खास व्यक्ति को सामान्य बनाने में। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लेकर अगर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप खास बन सकते हैं, और अगर आप खास व्यक्ति हैं, ज्योतिषाचार्य का सलाह ना लेकर आप अपने मन से कुछ करते हैं तो यकीन जानिए सफलता तो मिलेगी, लेकिन अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव रहा तो फिर आपकी बैंड भी बच जाएगी। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। तो केतु जो है पल में राजा और पल में रंग, इसी प्रकार से फल देते हैं। ये हानि भी कराते हैं, दुख भी दिलाते हैं और देवता भी बना देते हैं व्यक्ति को अगर केतु का शुभ प्रभाव रहा तो ये जो है विष्णु के मत्स्य अवतार से इनका संबंध माना जाता है। कथा इनकी अलग अलग है। कथा जो सर्वप्रथम एक कथा है कि स्वर भानु जब अमृत ग्रहण कर रहे थे तो उस समय में सूर्यदेव और चंद्रदेव ने यह जानकारी जो है सूचना भगवान विष्णु को दे दी और उस समय जो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर जो है स्वर भानु के सर और धर को अलग कर दिया। तत्पश्चात वर्तमान समय में दोनों जो है वक्री चाल चलकर अपनी चाल चलते हैं और कभी भी सर और धर एक नहीं हो पाए। तो इसलिए उन्हें कभी कभी नर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। कई ज्योतिष नर की श्रेणी में नहीं रखते, कई ज्योतिष उन्हें नर की श्रेणी में। तो यह ग्रह तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता, विक्षोभ आदि मानसिक गुणों का कारक होता है केतु। अगर आप केतु की पूजा करते हैं, केतु मंत्र का जाप करते हैं तो आपके परिवार को समृद्धि दिलाएगा, सर्पदंश से बचाएगा, रोगों से बचाएगा, आपको धनवान बनाएगा। वहीं अगर आप
केतु के विपरीत जाकर जो है केतु के नापसंद चीजों को करते हैं तो आपको दुख भोगना पड़ सकता है। केतु अगर मजबूत रहता है कुंडली में तो स्वास्थ्य, धन संपदा और पशु संपदा दिलाता है। यह अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। और जब मंगल राहु या मंगल केतु साथ में होता है तो जातक के लव मैरिज की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके अलावा कई प्रकार के दोष भी लगते हैं, गुरु अंगारक दोष लगता है इनमें जब मंगल राहु केतु के साथ में। आइए आप पहले भावानुसार से यह जानकारी प्राप्त कर लें कि अगर लग्न में रहा, द्वितीय भाव में रहा, तृतीय भाव में रहा तो केतु किस प्रकार से फल देता है। तो अगर प्रथम भाव में केतु हो तो जातक चंचल, भीरू, दुराचारी होता है। यानी कि अगर आप दुर्योधन की संज्ञा मैं केतु के प्रथम भाव से करूं तो इसमें कतई योक्ति नहीं होगी, क्योंकि दुर्योधन जो इसी प्रकार के भाव का ही था और वह चंचल भी था, भीरू भी था और दुराचारी भी था। हालांकि अगर वृश्चिक राशि के लग्न भाव में अगर केतु उपस्थित रहता है तो जातक को सुख दिलाता है, धनवान बनाता है और उससे मेहनत भी बहुत करा। वहीं बात करें कि अगर द्वितीय भाव में केतु है तो राजवीरू एवं विरोधी होता है। तो अगर किसी भी जातक आपके जो खास हैं उनके द्वितीय भाव में केतु है तो यकीन जानिए कि वह आपका विरोधी है और उसके भाव में बिल्कुल ना आए। अगर तृतीय भाव में केतु हो तो जातक चंचल, वात रोगी, व्यर्थवादी हो जाता है। अगर तृतीय भाव में रहता है तो वहीं अगर चतुर्थ भाव में है तो जातक चंचल, वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला, निरुत्साही यानी कि वह हमेशा ही नेगेटिव चीजों को सोचते रहते हैं। अगर पंचम भाव में केतु हो तो कुबुद्धि एवं वात रोगी होता है, यानी कि उसे वात से संबंधित परेशानी होती है। इसके अलावा भी उसकी बुद्धि भी अल्प हो। षष्ठम भाव में अगर केतु हो तो विकारी होता है, झगड़ालू होता है और मित व्ययी होता है, यानी कम खर्च आने वाला। अगर सप्तम भाव में केतु है तो जातक मंद बुद्धि होता है, शत्रुओं से डरने वाला होता है एवं सुखीन होता है। अष्टम भाव में अगर केतु हो तो दुर्बधी, तेजहीन, स्त्री द्वेषी एवं चालाक व्यक्ति होता है। नवम भाव में अगर केतु हो तो सुख विलासी, अपयशी होता है। दसम भाव में अगर केतु उपस्थित रहता है तो भाग्यहीन हो जाता है व्यक्ति, पितृदोष का कारक बन जाता है। और वहीं अगर एकादश भाव में केतु अगर उपस्थित रहता है तो जातक भाग्यवान होता है, विद्वान होता है, उत्तम गुणों वाला होता है, तेजस्वी होता है, उदर रोग से पीड़ित होता है। वहीं अगर द्वादश भाव में केतु हो तो जातक उच्च पद वाला होता है, शत्रु पर विजय पाने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, थोड़ा शकी भी होता है, लेकिन वह बहुत ही शातिर भी होता है। बुद्धिमान के साथ वह शातिर भी होता है। तो केतु का इस प्रकार से प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक फलादेश रहता है। आप अपनी कुंडली में यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय, इस प्रकार से क्रमशः 1 से लेकर द्वादश भाव के मध्य में किस भाव में केतु उपस्थित है। तो उससे आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका जो है स्वभाव कैसा रहेगा या स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा। वहीं आपको बता दें, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 85218357 है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको विवाह से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारी है ए से जेड तक दी जाती है, जिसमें कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा हो, लव मैरिज करना चाहते तो इसमें माता पिता की सहमति मिलेगी नहीं, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग के अलावा महादशा, अंतरदशा, ये सभी प्रकार की जानकारी जो है आप विश्लेषण कराकर या तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप संपर्क करें 8521835670 पर। आइए मैं आपको उन 6 राशियों के बारे में बता देता हूँ जिनके योग बन रहे हैं। तो केतु का जो गोचर है वो 18 मई 2025 तक रहने वाला है कन्या राशि में। वहीं राहु जो है मीन राशि में 18 मई 2025 तक रहेंगे। शनि जो है वर्तमान समय में जो है कुंभ राशि में विराजमान है। गुरु जो है वो मेष राशि में विराजमान है। 1 मई 2024 तक गुरु जो है मेष राशि में ही रहेंगे। इसके अलावा शुक्र जो है हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। वर्तमान समय में कन्या राशि में गोचर कर रखे। 30 नवंबर को जो है फिर वो तुला राशि में गोचर करेंगे और फिर उसके पश्चात वृश्चिक से क्रमशः ये आगे बढ़ते जाएंगे। वर्तमान समय में सूर्य जो है वो तुला राशि में आने वाले महीने यानी कि इसी महीने में 17 नवंबर को जो है फिर वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सभी राशि अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। कुछ राशियां जो है नियमित समय के पश्चात ही राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अन्य जो राशियां वो
कम से कम 1 महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा 2.25 दिनों में अपनी राशि परिवर्तन कर देते। तो प्रथम राशि जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु का गोचर मेष राशि में, तो मेष राशि इस श्रेणी में सर्वप्रथम है, यानी कि उस राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। 1 मई 2024 तक बन रहा है। अभी वर्तमान समय में ही हाल के दिनों में गुरु चंडाल दोष से मेष राशि के जातकों को मुक्ति मिल गई है, तो मेष राशि के जातक इससे स्वतंत्र हो गए और 1 मई 2024 तक इनके लिए शुभ योग बन रहा है। वहीं कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो मेष राशि के जातकों के चलते जो है गुरु इस राशि के जातक में जो शनि की ढैया भी चल रही, तो इसके लिए जो है कर्क राशि के जातकों के लिए भी जो शुभ योग बन रहा है। और ना केवल 2023 बल्कि 2024 में भी 18 मई 2025 तक जो इनके लिए शुभ योग बन रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जैसे मैंने आपको बताया कि तुला का राशि से निकल कर केतु जो है कन्या राशि में प्रवेश किए हैं। वर्तमान समय में जो है कन्या राशि में शुक्र भी गोचर हो रखा है, तो ये प्रबल योग बना रहा है प्रेम प्रसंग का। इसके अलावा इनके विवाह के भी योग बन रहे हैं। तो अगर आपकी कन्या राशि है तो न केवल नवंबर दिसंबर बल्कि आने वाले 18 महीने तक आपके लिए शुभ योग रहेगा। तुला राशि के जातक जीवन साथी के सप्तम भाव, यानी कि जो जीवन साथी का सप्तम भाव होता है, उस भाव में जो है गुरु की दृष्टि पड़ी है, तो तुला राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो 1 मई 2024 तक आपके लिए प्रबल योग है। इसके पश्चात जो है फिर ये गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा, फिर आपकी राशि जो स्थान परिवर्तन होगा गुरु का, उसके अनुसार से फिर आपको फलादेश प्राप्त होगा। वर्तमान समय में यह फलादेश प्राप्त हो रहा है कि गुरु और शनि के चलते जो है शुभ योग बन रहा है। धनु राशि के जातक जो है उनके 7.5 से मुक्ति मिली है 17 जनवरी 2023 को ही, और वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, अभी मुक्त हैं। किसी प्रकार का कोई भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव उन पर नहीं चल रहा है। हालांकि अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली विश्लेषण कर अगर ज्ञात होता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका आप अवश्य ही निवारण करा लें। अगर निवारण करा लेते हैं तत्पश्चात आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। और बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों पर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। राहु का भी गोचर मीन राशि के जातकों में हो रखा है, ये 18 मई 2025 तक रहेगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है और आने वाले 18 महीने इनके लिए बहुत ही अचानक से सब कुछ बदलने वाला रहेगा। अभी हाल ही में शनि भी मार्गी होंगे एक दिन पश्चात, और फिर शनि मार्गी होने से मीन राशि के जातक के द्वादश भाव को देखेंगे, तो इससे जो है मीन राशि के जातकों को कई प्रकार की जो परेशानियां जीवन में देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए आप सतर्क रहे, सावधान रहे। मेष राशि के जातक PRM नाम से, इसके अलावा कर्क राशि के जातक H नाम से, कन्या राशि के जातक ASD नाम से, तुला राशि के जातक SGM नाम से, धनु राशि के जातक जो मेष राशि के जातक मीन राशि के जो जातक हैं उनके कुंभ राशि से, और इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों से कन्या सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप जहां रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।